सुप्रभात बच्चों। आज हम आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ठेस कहानी का अध्ययन करेंगे। ठेस का शाब्दिक अर्थ है मानसिक आघात, चोट, आत्मसम्मान को लगा धक्का। ये एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी यानी ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई विशेष घटना पर आधारित कहानी। लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिला अंचल, बिहार के मिथिला अंचल की लोक संस्कृति, लोगों के जीवन, उनकी सभ्यता संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। मर्म को छूने वाली कहानी है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, अपने कार्य के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता पहचान कराने वाली को समझने में पाठ का महत्वपूर्ण योगदान है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, ग्रामीण सभ्यता संस्कृति का वर्णन, ग्रामीण लोक जीवन का वर्णन, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से यह कहानी बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। ठेस का, जैसे मैंने आपको बताया कि ठेस का अर्थ होता है मानसिक आघात, मानसिक चोट। एक कलाकार के मन को जब धक्का लगता है, उसकी कला की जब उपेक्षा की जाती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, तो वह अपने कार्य की मजदूरी को भी छोड़कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर वापस चला आता है। इस कहानी में कहानीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि कलाकार के लिए उसकी कला ही सब कुछ होती है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। किसी भी स्थिति में वह स्वीकार नहीं कर सकता कि लोग उसकी कला की उपेक्षा करें, उसके कलाकार मन को किसी प्रकार का धक्का लगे। इस कहानी का मुख्य नायक जो है शीर्चन, वह एक ऐसा ही विशेष कलाकार है। भले ही लोग उसे कामचोर, चटोर और अक्खड़ कहते हैं, परंतु अंदर से वह कोमल और असाधारण कलाकार है। उसके समान काम करने वाला दूसरा कोई भी कलाकार उस गांव में नहीं है। गांव में क्या, आसपास के गांव में भी उसके समान कुशलता से कारीगरी करने वाला कोई दूसरा कलाकार नहीं मिलता। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, यानी जहां खेतीबाड़ी का काम होता है वहां लोग सिरचन को बुलाना पसंद नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार भी समझते हैं। लोगों का कहना है कि सिरचन कोई काम नहीं करेगा, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई उसे बुलाने नहीं जाता। क्या होगा उसको बुलाकर? लोगों की धारणा है कि उसके बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन हाथ में खुरपी हिलाता हुआ पगडंडी यानी खेत में जाने वाले कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे कदम रखता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो बात ही कुछ हो रही है। यानी लोगों का मानना है कि जब मुफ्त में कोई काम करवाना, मुफ्त में पैसे देने हो तो सिरचन को बुला लिया जाए। आज सिरचन को मुफ्त को रखा जाता है, कामचोर या चटोर कहा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक समय था जब उसकी मड़हिया के पास, मड़हिया होता है बांस की तीलियों से बना हुआ बैठने का मुड्ढा, जो आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं। आज के भौतिकवादी समाज में जो हमारे कुटीर उद्योग धंधे हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि उनका स्थान बड़े बड़े कारखानों में बनने वाली मशीनों ने ले लिया है। वहाँ पर कार्य करने में आसानी होती है, समय की बचत होती है और वैज्ञानिकता के कारण कहा जाता है कि कार्य उच्च कोटि का होता है। लेकिन जो हमारी प्राचीन लोक संस्कृति थी, हमारे प्राचीन कुटीर उद्योग धंधे थे, उनके जो हस्तशिल्प कारीगरी होती थी, उसकी बराबरी आज का भौतिकवाद समाज नहीं कर सकता। तो उसकी मड़हिया के पास, मड़हिया जो बांस की तीलियों से बना हुआ बैठने का मुड्ढा होता था कुर्सी के समान, वहाँ पर बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। यानी बड़े बड़े साहूकार लोग उसके पास आते थे, उसी लोग पूछते ही नहीं थे। यानी सिरचन का सिर्फ नाम ही नहीं था, बल्कि लोग उसकी आवभगत करते थे, खुशामद करते थे, उसका मान सम्मान किया जाता था। वो कहते थे, अरे सिरचन भाई,
अब तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। पूरे इलाके में एक तुम ही हो जो इतनी कुशलता से, इतने बढ़िया तरीके से कार्य को करते हो कि पूरे इलाके में तुम्हारे जैसा कोई अन्य कलाकार नहीं रहा। एक दिन का समय निकाल कर चलो। लोग उसे बड़ी मिन्नतें करते थे कि उनके लिए किसी भी तरह एक दिन का समय निकाल लिया जाए। वो कहते थे कि शहर से बड़े भाई की चिट्ठी आई है, उन्होंने एक जोड़ा चिक बनवा कर भेजने को कहा है। चिक होता है बांस की तीलियों से बना हुआ बारीक पर्दा। यानी इतनी कुशलता से, इतनी कारीगरी से उन तीलियों को सहेजा जाता था, जोड़ा जाता था कि उनकी जो आकर्षक डिजाइन बनता था वो देखने लायक होता था। लेखक कहता है, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या का लगेगा। लेखक का कहना है कि जब उसकी माँ कहती कि सिरचन को बुला लिया जाए तो गांव के लोग उसे क्या कहते हैं, चटोर कहते हैं। चटोर का अर्थ होता है अच्छा खाने का शौकीन, जो खाने पीने का शौकीन है और खाने में बढ़िया बढ़िया भोज्य पदार्थों को पसंद करता है। तो इसलिए लेखक कहता कि मैं पहले ही पूछ लेता क्या क्या खाने में क्या क्या बनाया जाएगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। यानी कभी भी वह मेरे काम में काम करते समय किसी प्रकार की अड़चन नहीं डालता, कभी मेरे काम में ना नुकर नहीं करता और कभी भी मेरे खाने की उपेक्षा नहीं करता। ब्राह्मण टोले के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी यानी बेइज्जत, क्योंकि उसको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिला, इसलिए वह अपने काम को अधूरा छोड़कर वापस चला आया था। तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है। तरकारी यानी सब्जी बिल्कुल थोड़ी सी देती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। यानी उसको खाना बनाना नहीं आता। हम मज़दूर लोगों की कुम्हारों की जो पत्नियां हैं वो इमली का रस डालकर इतनी बढ़िया कढ़ी बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा, उसे कुछ नहीं आता। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन। बड़ी उसको देखकर बड़ी प्रसन्न होती और कहती, सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी। नेनू मथना होता है दही को भिगोकर मक्खन को अलग करना। तो तुम्हारी याद आई। घी की ढाढ़ी खखोरन, घी को गर्म करने के बाद जो घी गर्म हो जाता है उसके साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, चिट्ठी भेजी है, कहलावा भेजा है कि उसकी ननंद रूठी हुई है, उसकी ननंद को मोती की शीतल पाटी चाहिए। शीतल पाटी यानी चटाई। सिरचन अपनी पनियाई ललचाई हुई जेब को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ, चल भाभी। वह कहता है कि मैंने पहले ही महसूस हो गया था, पहले ही आभास हो गया था कि आज आप घी की खखोरन निकाल रही है, तो उसी की सौंधी खुशबू सूंघकर मैं आया हूँ। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है, क्योंकि आज जो शादी का सीजन चल रहा है उसमें किसी को एक पल का भी समय नहीं है। सिरचन जाति का कारीगर है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुची बनाता। कुची यानी जो रंग करने का ब्रुश होता है वो बनाता। फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। यानी वो अपने काम में इतनी तल्लीनता से लगता कि पूरा दिन समाप्त हो जाता। काम करते समय उसकी तन्मयता, लगन, जो इस शिद्दत से जिस मन से वह काम करता, उसमें जरा सी भी बाधा पड़ी, जरा सी भी रुकावट पड़ने पर गेहूँना सांप की तरह फुंकार उठता। जिस प्रकार सांप जब उसको परेशान किया जाता है, जब उसको तंग किया जाता है तो वह खूंखार हो जाता है, उसी प्रकार सिरचन भी उसके काम में किसी प्रकार की रुकावट पड़ने पर गुस्से में हो जाता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। वह कहता कि यदि ऐसे मेरे काम में बाधा पड़ी, ऐसे ही मेरी उपेक्षा की गई, तो आप किसी दूसरे को बुलाकर काम करवा लीजिए। सिरचन मुँह जोर है, काम चोर नहीं। मुँह जोर का मतलब है मुँह पर कहने वाला, यानी अपने आत्म सम्मान के लिए वह किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता, चाहे उसे कार्य ही बीच में क्यों ना छोड़ना पड़ जाए। बिना मजदूरी के पेट भर
भात पर काम करने वाला कारीगर, यानी वह काम के बदले किसी प्रकार का कोई रुपया पैसा नहीं लेता, सिर्फ पेट भर खाना खाता। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, यानी उसको दूध से बनी हुई कोई मिठाई ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु बात में जरा भी छाल यानी किसी प्रकार की बाधा को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। सिरचन को लोग कहते हैं कि वह खाने पीने का शौकीन है। तली भगारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो। यानी सिरचन को बुलाना है तो उसके लिए इन सब का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। तब सिरचन को बुलाओ, धूम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। यानी वह खाने का इतना शौकीन है कि ये सब चीज़ें दो तो वह भागा भागा आएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। लोगों की धारणा है कि यदि उसके अच्छा खाना नहीं दिया गया तो काम में जो कुशलता है वह समाप्त हो जाएगी और अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, काम को बीच में ही छोड़ देगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना गया। वह बहाने बनाता कि आधे सिर दर्द के कारण उसका माथा दर्द कर रहा है, उसे परेशानी हो रही है, थोड़ा सा रह गया है, फिर किसी दिन आकर पूरा कर दूँगा। वह काम को बीच में ही छोड़कर कहता कि मेरे आधे सिर में दर्द हो गया है और मैं किसी दिन आकर यह काम पूरा कर दूँगा। किसी दिन माने कभी नहीं, यानी वो उसका कोई किसी दिन का मतलब कभी नहीं, वो वापस कभी नहीं आता। मोथी, घास और पटेर की रंगीन शीतलपाटी, चटाइयाँ, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक पर्दे, सतरंगे डोर के मुढ़े, भूसी चुनी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, अलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। वह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों का बेकाम का काम समझने लगे। यानी आज के भौतिकवादी समाज ने मशीनी युग ने इस काम की महत्ता को कम कर दिया है। बेकार का काम कहते हैं बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी बाज़ार में ऐसी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकती है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। यानी भरपेट भोजन देने के बाद सिर्फ एक आधा पुराना धुराना यानी पुराना कपड़ा या धोती देकर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, यानी सिरचन कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। यानी जैसे वह काम में कुशल है वैसे ही वाक कला में भी वह कुशल है। महाजन टोले के बज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। वह अपनी माँ से जाकर कहती है कि मैं इतनी बड़ी बात अपनी माँ को जाकर बताती हूँ। बड़ी बात ही है बिटिया। सिरचन कहता है कि हाँ, यह सच्चाई है कि यह बात बहुत बड़ी है। बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खोसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला। यानी जो लोग बड़े होते हैं, अमीर होते हैं, वो इतने ही कंजूस होते हैं। तुम लोगों ने दो दो पटेर यानी दो दो शीतल पाटियाँ बनवा ली और सिर्फ क्या दिया, सत्तू। यानी घी को निकालने के बाद जो उसका अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है वो खिलाकर तुमने काम कराया है। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है। यानी तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है बबूनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्योंकि सिरचन मुँह जोर है, मुँह पर कहने से नहीं रुकता, वह बिल्कुल भी नहीं शर्माता और इसलिए वह जवाब दे देता है। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। लेखक की सबसे छोटी बहन है, उसकी विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे। यानी उसने पहले ही सचेत किया कि मानू के साथ चाहे मिठाई न भेजी जाए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक, 3 जोड़ी फैशन के बने हुए पर्दे और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो। यानी मानू के साथ 3 जोड़ी चिक और 2 शीतल पाटियाँ जरूर आनी चाहिए। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस।
दूल्हे ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि भाभी ने हंसकर जवाब दिया, तो क्या वापस भेज दिया जाएगा? इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने 1 हफ्ता पहले ही सिरचन को बुलाकर काम में लगा दिया। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। माँ ने उसे कहा कि सिरचन, इस बार काम के बदले तुझे नई धोती मिलेगी, असली मोहर छाप वाली धोती, असली धोती मिलेगी। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। यानी तुम इतनी कुशलता से, इतनी कारीगरी से कार्य करो कि देखने वाले खुश हो जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा, पर्दा बनाने लगा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। यानी जो 1.5 हाथ का पर्दा बनने पर ही लोगों को समझ में आ गया कि बात में कुछ दम है और एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से नहीं रहेगा, मंजली यानी बीच वाली भाभी से नहीं रहेगा। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। यानी उसने उसे मजाक करते हुए कहा कि मुझे पहले पता होता कि नई धोती के बदले इतना अच्छा काम बनता है तो मैं भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। हालांकि सिरचन काम में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे सुनाई दे गया। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनेगी बहुरिया। यानी तुम तो सिर्फ धोती की बात कर रही हो, यदि मुझे उसके साथ रेशमी कमीज भी दिया जाए तो भी ऐसी चीज़ नहीं बनेगी बहुरिया। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। यानी उसने बताया कि काम करने की वजह क्या है। मानो दीदी जो है वो काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी को मुँह लटक गया, क्योंकि मंजली भाभी को वापस जवाब देने के कारण उसका मुँह लटक गया, वह उदास हो गई। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? यानी तू किसके मुँह लग रही है? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। यानी वो खाने का चटोर है, सिर्फ धोती के लालच में नहीं, खाने पीने के लालच में भी काम कर रहा है। मूंग के लड्डू मिलेंगे, बेटे की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। यानी इसे न सिर्फ नई धोती ही मिलेगी बल्कि खाने को प्रतिदिन मूंग के लड्डू मिलेंगे, प्रतिदिन मिठाइयाँ मिलेंगी, और इसी के लालच में सिरचन अच्छा काम कर रहा है। दूसरे दिन चिक की पतली पांति में जो पंक्तियाँ बनी हुई हैं, 7 तारे जगमगा उठे। उन्होंने इतने सुंदर तारे बनाए, 7 रंग के, 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मगन रहता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती थी। यानी वो इतनी तल्लीनता से काम करता। होठ पर अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा डाला। यानी उस दिन उसको खाने के लिए जो घी गर्म करने के बाद चिवड़ा बच जाता है, जिसको चोड़ बोलते हैं, और उसके साथ एक गुड़ की डली। मैंने लक्ष्य किया, लेखक ने देखा सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। यानी उसका गुस्सा उसकी नाक पर दिखाई दे रहा था। दौड़कर माँ के पास गया। लेखक कहता है कि मैं जल्दी से माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? कलेवा यानी सुबह का भोजन। लेखक अपनी माँ से पूछता है कि आज सिरचन को भोजन किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। माँ रसोई में खाना बना रही थी। बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूँ? यानी मैं अकेले क्या क्या करूँ, कहाँ कहाँ जाऊँ? अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दे आती? यानी सिरचन को बूंदी क्यों नहीं देती? उसको खाने के लिए सिर्फ गुड़ क्यों दिया है? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन कहता है कि काकी मैं बूंदी नहीं खाता। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूता। उसने गुड़ और सूप को छुआ तक नहीं। बूंदिया मैं नहीं खाता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। जैसे माँ उसका पक्ष ले रही है सिरचन का, इसलिए जो मंजली भाभी है उसका गुस्सा उसके माथे पर दिखाई देने लगा। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल खोल कर बांटती है।
क्योंकि सिरचन अपनी उपेक्षा, अपनी बेइज्जती किसी भी हाल में सहन नहीं करता। इसलिए वह मंजली भाभी पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि अब मंजली बहू अपने मायके से, अपने घर से आई हुई मिठाई भी इसी प्रकार हाथ खोल खोल कर बांटती है। यानी हाथ खोल कर बांटने का मतलब पूरी मिठाई देना, क्योंकि उसने सिर्फ एक मुट्ठी बूंदिया ही फेंक कर चली गई थी। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। मंजली भाभी ने इसे अपना अपमान समझा और वह कमरे में जाकर रोने लग गई। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। यानी जिस प्रकार इन लोगों की जाति छोटी होती है, उसी प्रकार इनका मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। यानी इनको जितना मुंह लगाया जाता है, इनकी जितनी सुनी जाती है, उतना ही ये सिर पर बैठते हैं। किसी की नेहर ससुराल की बात क्या करेगा ये, या किसी के मायके या ससुराल को क्या जाने। यानी छोटी जाति के लोगों का कोई मान सम्मान नहीं होता, इसीलिए इनको मायके या ससुराल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। मंजली भाभी जो से माँ बहुत प्यार करती है। माँ तमक कर बाहर आई, गुस्से से बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। और सिरचन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम काम करने आए हो और अपना काम करो। बहुओं से बदकुटी करने की क्या ज़रूरत, तुम्हें बहुओं से इतना बोलने की क्या आवश्यकता है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। गुस्से से सिरचन का मुंह तमतमा गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। जिस फंदों जैसे वो चिक बना रहा था, पर्दे बना रहा था, तो अपना काम बीच में छोड़कर उसने अधूरे चिक में फंदे डालने शुरू की। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी, मानो अतिथियों के आवभगत करने में लगी हुई थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर सिरचन दादा, काम काज का घर है। यानी आप किसी की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि शादी का घर है, इसलिए कामकाज अधिक है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। यानी जितने व्यक्ति होंगे, अलग अलग मुंह और अलग अलग बात, यानी अलग अलग बातें करेंगे। किसी की बात पर ध्यान मत दो, यानी तुम्हें किसी की बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। सिरचन मानू दीदी की बात पर हंसा और उसने पान अपने मुंह में डाल लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। चाची बाहर आ रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई, यानी उसे बहुत दुख हुआ। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से देखते हुए, आश्चर्य से घूरते हुए देखा और कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकोवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए। उसने मजाक के लहजे में छोटी चाची को छेड़ते हुए कहा, जो आप डिबिया से जर्दा खाती है उत्तम किस्म का, वो मुझे खिला दो, काफ़ी दिन हो गए खाए हुए। चाची कई कारणों से जली बुनी रहती थी। चाची को सिरचन जरा भी पसंद नहीं था, वह उससे जलती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिल सकता। उसने सोचा कि सिरचन ने जो उसका अपमान किया है, उसका बदला लेने का उससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है। वह उसे डांटते हुए कहती है कि तू मुझसे मस्खरी करता है, मेरा अपमान करता है। तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, यानी तुम्हारी जो जीभ बिल्कुल अच्छा अच्छा खाने की आदी हो चुकी है, उसमें आग लग जाए। घर में भी पान और गमकोवा जर्दा खाते हो, यानी क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम घर में भी जर्दा आदि खाते हो। चटोर कहीं के खाने के शौकीन। मेरा कलेजा धड़क उठा। लेखक कहता है कि मुझे उसको ऐसा अपमान करते हुए बहुत बुरा लगा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गई मानो। सिरचन उसकी बात से तिलमिला उठा। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, खाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखने लगा। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। गुस्से से तमतमाता हुआ तेज कदमों से आंगन से बाहर चला गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेज़ी। चाची उस पर व्यंग करते हुए कहती है कि इतनी तेज़ी, कोई मुफ्त में काम नहीं करता। यानी तुम काम के बदले दाम ले रहे हो, तो मुफ्त में कोई थोड़ा काम कर रहे हो। 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है,
उन्होंने मोहर छाप वाली धोती की कीमत बताते हुए कहा कि 8 रुपये में धोती आती है। इस मुँह झोंसे के मुँह में लगाम है। ये जो मुँहझोर है, कुछ भी कहते हुए इसको शर्म नहीं आती। न तो इसके मुँह में लगाम है और ना आँखों में सील, ना आँखों में किसी प्रकार की कोई शर्म है। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिले, यानी हम पैसे के बदले सैकड़ों पर्दे खरीद सकते हैं। बटोर टोली की औरतें सिर पर कट्ठर लेकर गली गली मारी मारी फिरती हैं, यानी बटोर टोली है जो वहाँ की औरतें सिर पर पर्दे वगैरह रखकर बेचने के लिए आती हैं। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। सातों तारों की जो चमक थी वह कमज़ोर पड़ने लगी। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले में खरीद कर भेज दूँगी। यानी जाने दे सिरचन को, उसको मत टोक, मैं मेले से खरीद कर फिर तुम्हारे पास चिक और शीतल पाटी भेज दूँ।